वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लेक्चर 7 में इनकम फ्रॉम बिजनेस देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो है उसको आपने नॉर्मल टैक्सेशन इनकम के तहत करनी है। यानी अभी इससे पहले वीडियो में आपने कंपनी की टैक्स रिटर्न देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान सोर्स फॉरेन सोर्स से क्या फ़र्क पड़ता है इनकम अगर एग्जाम्प्ट हो या क्या। तो अब हम फोकस्ड हैं कि नॉर्मल टैक्सेशन इनकम सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अगर कोई इनकम फॉल करती है, जब आपने इनिशियल ये क्लासिफिकेशन कर ली होती है, तो फिर आपने इस तरीके से कंप्यूट करनी है उस इनकम को। ये टैक्स ईयर 2026 के रूल्स के मुताबिक है, लेकिन जनरली ये जो फॉर्मूला है ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर। और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इस एक्सेल शीट के तहत। फिर ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि लॉ में, ताकि आपको पता हो कि लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ एक्सेल शीट में भी उसको अप्लाई करेंगे और एक्चुअल टैक्स रिटर्न में भी हम उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से, तो फिर कैसे आप बिजनेस इनकम पे पहुँचते हैं, टोटल बिजनेस इनकम, और कैसे आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम पे पहुँचते हैं। और आपने कैफ पेपर 2 में भी सेक्शन 9, 10 और 11 पढ़ा होगा, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11। तो ये जो है काफ़ी इनके अंदर समझने की बहुत सारी बातें हैं। तो अभी आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि टैक्सेबल इनकम के बेसिस पर फिर टैक्स अप्लाई होता है, ना कि टोटल इनकम पे या अकाउंटिंग इनकम पे या अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। क्योंकि बेसिकली मैंने जैसे आपको भी बताया था कि गोल्डन रूल जो आपने याद रखना है कि इनकम टैक्स लॉ भी बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप स्टैंडर्ड्स और रूल्स और गैप पढ़ते हैं उनका मकसद होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जो शेयर होल्डर्स के लिए और आपके और मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर ऐसे अकाउंटिंग रूल्स हैं जिससे आप मुख्तलिफ हेड्स के तहत, कैपिटल गेन हो गए, सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड्स के नीचे उनकी इनकम जो है कैलकुलेट करते हैं, लेकिन टैक्सेबल टैक्स पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ रूल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और टैक्स लॉ के, जिनको मैं टैक्स रूल्स कह रहा हूँ, वो सेम है और कुछ रूल्स डिफरेंट हैं। अब ये जो डिफरेंस है ये आपने सीखना है, क्योंकि जो चीज़ सेम है वो तो आपको, चूँकि आप CA में अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी पढ़ रहे हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि अगर कंपनी है तो उसकी क्या अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। टैक्स लॉ में वो कैसे कैसे डिफ़र करता है और उससे उसका क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो इस लेवल पे CFAP पेपर 5 लेवल पे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप टैक्स प्लानिंग कर सकें। यानी एक बिजनेस इससे पहले कि इनकम जनरेट करे, उससे पहले ही जो है ना उसको वो होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप समझ गए कि NTR इनकम के तहत ये फार्मूला होगा, अगर ये इनकम FTR के तहत होती तो फिर ये सारा प्रोसेस हम ना करते। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, जिसकी एक झलक आपने प्रीवियस वीडियो में, जब हमने कंपनी की रिटर्न फाइल की है, कंपनी की रिटर्न फिल की है, तो आपने देखी है। अच्छा, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि अगर आप बात करें कंपनी की, तो आपने कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ जो भी इस वक्त आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ICAP के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक जो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, वो जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट आप ले सकते हैं, या आप ग्रॉस सेल्स भी यहाँ ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। टैक्स रिटर्न के अंदर ग्रॉस हमने सेल्स अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में देखी थी, चाहे वो डोमेस्टिक सेल्स थी या वो डोमेस्टिक सर्विसेज थी, या वो एक्सपोर्ट सेल्स थी या वो एक्सपोर्ट सर्विसेज थी। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट होंगे तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होते हैं तो फिर एक सेक्शन है, सेक्शन 21, जो बताता है कि ये सेक्शन ये बताता है कि वो एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत तो अलाउड हो सकते हैं आपको, लेकिन टैक्सेशन में वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो फिर वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप जैसे कैश फ्लो में
इनडायरेक्ट मेथड के तहत बहुत सारी चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आप उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने, चूँकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग या स्टैंडर्ड्स तो अलाउ कर रहे होंगे कि वो एज एन एक्सपेंस उसको आप माइनस कर लें, लेकिन टैक्स लॉ सेक्शन 21 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपको अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो उनको आपने ऐड बैक करने होंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये बात होगी। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपने अब क्वेश्चन में देखना है, कभी कभार कोई ब्रीफ क्वेश्चन आएगा, कमेंट होगा वहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर दिया होगा तो तब भी आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में इस तरह से करेंगे, वरना तो जैसे मैं बता रहा हूँ, वरना अगर ग्रॉस सेल्स होगी तो फिर ग्रॉस सेल्स में ये ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्रॉस सेल्स में से ये एक्सपेंसेस अभी आपने माइनस ही नहीं किए। तो ये चीज़ बस थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। जब हम टैक्स रिटर्न की तरफ जाएंगे तो टैक्स रिटर्न जब हम ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस एक्सपोर्ट सेल्स से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम ये ऐड और लेस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे अगर एक्सपेंसेस माइनस हो रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम हो रहे होंगे। यहाँ चूँकि सारे एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस हो चुके हैं, तो इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट इसको आप एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। और ये पेपर में एग्ज़ाम में चूँकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया होता है कभी कभार, और तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया सेक्शन 21। सेक्शन 20 जो है वो आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो 100% जो है वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो, ठीक है ना जी, 100% बिज़नेस के लिए यूज़ हो, उसका मकसद ही हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शॉप ली है या ऑफिस लिया और 100% आप उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक्सपेंस 100% आप डिडक्ट कर सकेंगे। देन अगेन अगर ग्रॉस सेल्स दिए तो उससे डिडक्ट कर सकेंगे। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से आप शुरू करें तो फिर आप लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी यही रूल है, यानी कि बेसिकली आप पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं माइनस करते ना एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज एन एओपी, और कंपनी में चूँकि शेयर होल्डर सेपरेट होते हैं तो शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो कभी भी कंपनी के इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस नहीं होंगे। तो अगर ये जो सेक्शन है सेक्शन 20, इसकी वर्डिंग हम एनालाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस तरह से आपको फॉर्मेट में दिखाने का मकसद है कि जो कुछ भी आप सीखेंगे उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि आप जितने भी एक्सपेंसेस जो 100% बिजनेस पर्पस के लिए आपने किए हैं वो आप अपनी सेल्स में से माइनस कर सकेंगे। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे अकाउंटिंग प्रॉफिट से, तो फिर आप जो है क्या कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से चूँकि वो माइनस हो चुके हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से यहाँ तो आप लेस नहीं करेंगे, लेकिन असूल ये है, यानी जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस सेक्शन 20 के तहत तकरीबन वही एक्सपेंसेस हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अलाउ करता है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं ख़ास तौर पे रिलेटिंग टू बैलेंस शीट आइटम्स, जैसे टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फिर अमोर्टाइजेशन जिसको आप कहते हैं, उसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी मार्क डाउन वैल्यू, और फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं फिर तो बैलेंस शीट में आती है। तो वो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो चूँकि एसेट्स की ही ट्रीटमेंट इनकम टैक्स लॉ में ज़रा डिफरेंटली होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंटली होती है। तो यहाँ वो रूल्स हैं जो सेक्शन 22 से लेकर 31 तक, इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी हैं, इसमें कभी कभार रूल्स स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री के लिए भी होंगे, ज़रूरी नहीं होंगे कि वो हर किस्म के बिजनेस के लिए हो। ये भी आपने डिफ्रेंशिएशन जब आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे आप देखेंगे ये सीक्वेंस में ही चल रहा है, यानी 18 और 19 जो है वो बिज़नेस की डेफिनेशन है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसको भी हम देखेंगे। वहाँ से हम जब जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर जो कैलकुलेशन है वो यहाँ 20 सेक्शन 21 से स्टार्ट होगी। 20 जो है वो पहले आता है, लेकिन चूँकि यहाँ हम ऐड बैक कर रहे थे कुछ चीज़ें, तो 21 फिर 20 फिर 22 से 31। जब आप ये एडजस्टमेंट्स करते हैं, हो सकता है आप ये जो लॉ कह रहा हो, सेक्शंस कह रहे हो, उसके मुताबिक एडजस्टमेंट्स हो या ना हो, वरना सेक्शन 20 के तहत आपने अपनी सेल्स में से, और देन अगेन वो सिर्फ आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप NTR के तहत चल रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस इनकम कमा रहे हैं जो FTR में आ रहा है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ IT फ्रीलांसिंग, तो फिर ये फार्मूले आप नहीं होंगे, वो फिर आप
FTR के लिए भी हम, जिसको आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी कहते हैं, उसके लिए भी हम इसी तरह एक्सेल शीट में कुछ फार्मूले बनाएंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस, मेन फोकस जो आपके पेपर का भी है, यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन भी जो आपका आता है वो ग्रुप बिजनेस का या बिजनेस का आता है, तो या दो बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं उनके, तो ये सारे सेक्शंस रेलेवेंट है उससे। तो स्पेशल बिजनेस एक्सपेंसेस में ये बता रहा था कि ये बैलेंस शीट आइटम से भी रिलेटेड है और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से भी होंगे, लेकिन ये स्पेशल आइटम्स हैं जिनको लेस आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपने डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज की हो, जबकि टैक्स लॉ में सेक्शन डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है प्लस जो थर्ड शेड्यूल के साथ मिला के उसका रेट 30% हो, या आपको दो मुख्तलिफ किस्म की डेप्रिसिएशंस आपके न्यू एसेट्स पे जो आप नए ख़रीदे हैं उस पर हो, या अगर आप किसी स्पेशल इंडस्ट्री में हैं तो आपको आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे स्पेशल किस्म की डेप्रिसिएशन टैक्स लॉ अलाउ कर रहा हो, जिसका मतलब है कि आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो 10% या 20% सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ, लेकिन इनकम टैक्स में हो सकता है आपको 100% वो एसेट पहले साल में ही एक्सपेंस आउट करने का मौका मिल जाए, जिससे ये होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है और आपकी जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अभी तो खैर हम टोटल बिजनेस इनकम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जिसको टोटल इनकम भी कहते हैं, जो सेक्शन 10 के तहत क्या है, यानी इनकम टैक्स लॉ में आप सेक्शन 10 करें बताएंगे तो आपको टोटल इनकम बता रहा है। उसको पढ़ने से, वैसे तो हम उस सेक्शन को एनालाइज करेंगे डीपली, लेकिन उसको पढ़ने से शायद आपको समझ ना आए कि वो क्यों टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 में क्यों बताई हुई है और सेक्शन 10 में टोटल इनकम क्यों बताई हुई है। तो ये रीजंस जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी डिटेल में जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अभी जो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो जनरल बिजनेस की एक्सपेंसेस की हैं या कुछ ऐसे पर्सनल या स्पेशल एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 21 के तहत अलाउड नहीं है, और या फिर वो स्पेशल बिजनेस एक्सपेंसेस है, ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद इसको टोटल बिजनेस इनकम भी कहा जाता है और एडजस्टेड बिजनेस इनकम भी कहा जाता है। यानी कि अभी जो है ना, ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम नहीं बनी, जबकि हमने इसमें डिडक्शंस कुछ ऐड किए हैं, कुछ माइनस किए हैं, लेकिन फिर भी ये एडजस्टेड बिजनेस इनकम है। इसको एडजस्टेड ग्रॉस बिजनेस इनकम भी कहते हैं। पाकिस्तान से बाहर जब आप टैक्स, यूएस की टैक्स रिटर्न कर रहे होंगे वगैरह वगैरह, तो अभी तक ये टैक्सेबल नहीं बनी। अब आप जो प्रीवियस ईयर के आपके लोकल बिजनेस से लॉसेस आए थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन 56 से 59 तक है, वो जब आप माइनस करते हैं और आपने देख लिया है, मुझे खुशी है कि हम टैक्स रिटर्न भी साथ साथ यूज़ करें, तो आपने फॉरेन बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट देख लिया है कि अगर आपको फॉरेन बिजनेस इनकम आ रही हो तो वो सेपरेटली शो होती है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे शो नहीं होती, क्योंकि लोकल बिजनेस और फॉरेन बिजनेस को सेपरेट करना टैक्स रिटर्न में बड़ा ज़रूरी है, एग्जाम में बड़ा ज़रूरी है। और फॉरेन बिजनेस लॉसेस को डील करता है सेक्शन 104, और अगर सेक्शन 4 के बिजनेस नोट्स आपने देखा है तो उसमें सेक्शन 103 का जिक्र है, जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट से रिलेट करती है, वो यहाँ पे है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और मास्टर बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस वक्त पर कौन सा सेक्शन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। टैक्स क्रेडिट जो होता है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं होते, और डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो ये स्पेशल बिजनेस एक्सपेंसेस या स्पेशल बिजनेस डिडक्शंस नहीं है। इन सारों में ये सब सेपरेट है, और इनके सेपरेट सेक्शंस हैं और इनकी सेपरेट ट्रीटमेंट है, और ये फिर पर्सन वाइज भी वेरी कर सकते हैं। एओपी के लिए थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, कंपनी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, आप लेक्चर देख रहे हैं जहाँ पर हम बिजनेस फ्रॉम इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन है, चाहे एग्जाम में हो, चाहे टैक्स रिटर्न में हो, चाहे आप वैसे अपनी प्रैक्टिस किट में देख रहे हो। तो आपने एडजस्टेड बिजनेस इनकम या टोटल बिजनेस इनकम को टैक्स लॉ के मुताबिक हम इसको टोटल बिजनेस इनकम कहेंगे, जिसका मतलब है कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के नीचे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी ये टोटल बिजनेस इनकम बनी है। फिर लोकल बिजनेस लॉस अगर आपको कोई हुआ है तो इन सेक्शंस, याद रखें कि ये सारे सेक्शंस बिजनेस लॉस को नहीं डील करते, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं
कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ लॉसेस ये सेक्शंस हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटर, एओपी, कंपनी और फिर कैपिटल लॉस वगैरह भी इसी तरीके से डील करेंगे। पहले हम स्पेशल डिडक्शंस करेंगे या स्पेशल एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर हम बिजनेस लॉसेस या कैपिटल लॉसेस पे आएंगे, जिसमें हम लोकल सेपरेट करेंगे, फॉरेन सेपरेट करेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस सेपरेट होगी, अदर बिजनेस से सेपरेट होगी, ठीक है। फिर कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जो सेक्शन 60, और ये जो डॉट डॉट का मतलब है कि 60A, 60B, 60C, यहाँ चूँकि मैंने वो फिर मज़ीद कन्फ्यूजन होती है तो सिर्फ मेंशन किया है। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस जैसे ज़कात है या वर्कर वेलफेयर फ़ंड है या वर्कर पार्टिसिपेशन फंड्स हैं, या आपने थोड़ा सा सुना होगा, थोड़ी सी वर्किंग की होगी, तो वो भी डिडक्टेबल अलाउंसेस जब आप फाइनली माइनस कर लेते हैं ये भी, तो फिर वो बिजनेस इनकम टैक्सेबल बिजनेस इनकम बन जाती है, जिस पे फिर टैक्स लगाया जा सकता है। और यहाँ से लेके एक इनकम जो एनटीआर में फॉलो करे, ये सारा काफ़ी तवील रास्ता है, टैक्स रिटर्न में भी, सेक्शन वाइज भी, और आपकी जो सीए का सिलेबस है उसके अंदर भी इसी तरह जो है उन्होंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है या इस तरह से दिया हुआ है। उन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी कि कंप्यूटेशन में तो सेक्शन 12 से लेके 40 तक दिया हुआ है, और बिजनेस लॉसेस को फिर अलग दिया हुआ है। लेकिन जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहे होंगे या किसी भी हेड के नीचे जा रहे होंगे, तो पहले डिडक्शंस आएंगी, फिर उसके बाद लॉसेस आएंगे, फिर ये डिडक्टेबल अलाउंसेस आएंगी। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसके अंदर डिडक्शंस आपको बहुत कम अलाउड होंगी, ठीक है जी। तो लेकिन लॉजिक यही होगी। फिर यहाँ जब टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि पर्सन कौन है। अगर वो इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, तो फिर वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है, चूँकि हम बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, इनकम टैक्स रेट्स फॉर एओपी एंड नॉन सैलरीड पर्सन। तो वो बिजनेस इनकम में देखेंगे कि उसकी कितनी इनकम आ रही है। 10 लाख तक एक रेट है, 25 लाख पे फिर अलग रेट लगता है, फिर ऊपर जाता रहता है अप टू 35%, और फिर सरचार्ज भी लगता है वगैरह वगैरह। तो टैक्स रेट उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आपने पहले भी किया होगा, सब कुछ आपको एग्ज़ाम में दिया होगा, टैक्स डिजिटल बुक्स होंगी आपके पास, टैक्स रेट्स दिए होंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकम टैक्स की हम बात करें, सेल्स टैक्स में फिर इसी तरह की शीट बनेगी, लेकिन वो सेल्स टैक्स के लिए बनेगी और उसमें डिपेंड करेगा कि आप कैसे फिर इनपुट आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से जब आप टैक्स रेट इस पर अप्लाई करते हैं, यानी कि टैक्सेबल इनकम पे, यहाँ पे चूँकि सिर्फ एक हेड की बात हो रही है, तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम पर जब आप रेट अप्लाई करते हैं तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। इस टैक्स लाइबिलिटी से फिर सेक्शन 4 के तहत, क्योंकि हम नॉर्मल टैक्सेशन में जा रहे हैं, पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस होते हैं, फिर टैक्स क्रेडिट्स जो पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 में अलाउड है। अब मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा है, ये वो विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं। सेक्शन 148 जो है, सॉरी, ये है टैक्स क्रेडिट्स जो आप डोनेशन देते हैं, क्योंकि वो जो नीचे सेक्शंस 147 ऑनवर्ड्स इसके बाद आएंगे। तो ये जो है, यानी कि आपने डोनेशन अगर दी है या इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में, ये वो टैक्स क्रेडिट्स हैं। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए होंगी, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए होंगी कि अगर कोई इंडस्ट्री कोई नया यूनिट लगाती है या किसी ऐसी जगह पे लगाती है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया, तो या न्यू मशीनरी लगाती है, तो ये टैक्स क्रेडिट वहाँ यूज़ होगा। और फिर आखिर में सेक्शन, और ये वो जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 61 से 65 तक है। 65 में A, 65B, 65C इस तरह करके है। और सेक्शन 147 एडवांस टैक्स है, और 148 इंपोर्ट के ऊपर जो है, 149 सैलरी पे है। लेकिन ये जाते जाते 168 तक जाएंगे। और यहाँ मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है कि 168 का मतलब ये है कि सेक्शन 148 से लेके 156 तक विद सम एक्सेप्शंस का मतलब है कि बीच में कुछ जैसे प्राइस बॉन्ड वगैरह है वो FTR में आ जाएगा, तो वो नॉर्मल टैक्सेशन में नहीं आएगा। लेकिन ये विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं, यानी कि पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कर लिया, फिर कुछ टैक्स क्रेडिट्स ये होते हैं। टैक्स क्रेडिट उन चीज़ों को कहते हैं जो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दें, और डिडक्शंस या स्पेसिफिक डिडक्शंस और जनरल डिडक्शंस
ये डिडक्टिबल अलाउंसेस को जनरल डिडक्शंस कहते हैं। ये जो किसी भी हेड के रिलेटेड डिडक्शंस हो उनको स्पेसिफिक डिडक्शंस कहते हैं। वैसे इनकम टैक्स लॉ में अभी तक डिडक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं आई, लेकिन अगर आप यूएस का टैक्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ से ये है, तो आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेन फोकस ये है कि टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होता है जब ये सारा कुछ माइनस होता है, जिसमें लॉसेस भी हैं। लॉसेस भी डिडक्शन में आते हैं। मैंने एक वीडियो में शुरू में कहीं पे कहा था कि माइनस टैक्सेबल इनकम को लॉसेस कहते हैं। ऐसा नहीं है, टैक्सेबल इनकम हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसमें से आप ये जो बिजनेस लॉस भी माइनस कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये भी फिगर कैलकुलेट होती है नेगेटिव में। नेगेटिव जो है ना, गवर्नमेंट जो है या टैक्स लॉज नेगेटिव इनकम को नहीं समझते, यानी नेगेटिव टैक्स रिटर्न में भी माइनस की फिगर एज सच नहीं होती। आप जब इन बिजनेस लॉसेस को, और मैं अब टैक्स रिटर्न जब नेक्स्ट अभी इसके पैरेलल में इन्हीं वीडियोस में इसी लेक्चर में हम आगे करेंगे, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बिजनेस लॉस कहाँ पे टैक्स रिटर्न में शो हो रहा होता है। और फिर आयरस यानी ऑनलाइन जो पोर्टल है वो खुद कैलकुलेट करता है। अगर आप बिजनेस लॉस में कोई फिगर डाली हो, प्रीवियस ईयर का बिजनेस लॉस कि कोई फिगर जो प्रीवियस ईयर कैलकुलेट हुई है और इस साल आप शो करेंगे तो माइनस करेगा। तो ये मकसद ये है कि आपने ये डिफरेंसेस अब आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअली आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि डिडक्शंस, चाहे वो स्पेसिफिक डिडक्शंस हो या डिडक्टेबल अलाउंसेस की सूरत में या लॉसेस की सूरत में डिडक्शंस हो, वो जो है सेपरेट होते हैं और टैक्स क्रेडिट सेपरेट होते हैं। और जो आपने टैक्स एडवांस में पे किया होता है, वैसे तो उसको एडवांस टैक्स कहते हैं, लेकिन उसको भी एक तरह से हम टैक्स क्रेडिट में इनकम टैक्स लॉ के स्कीम ऑफ थिंग्स में लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ ये जो 168 के अंदर सेक्शन 231 से लेकर 236Y तक भी ये वो एडवांस टैक्स डिडक्शंस हैं जो मोबाइल पे डिडक्ट होती हैं, जिसको एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। तो ये भी सेक्शन 168 बेसिकली इनको डील करता है। और बेसिकली 147 से लेके 168 तक आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मैं दोबारा भी इनकम टैक्स लॉ के सेक्शंस को भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शंस देखेंगे, उनके टाइटल्स देखेंगे, ताकि आपको पता हो वो कौन से चैप्टर में आ रहे हैं, वो कहाँ पे फिट हो रहे हैं। और आपने जब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी एग्जाम में करनी है, यानी कॉन्फिडेंस से करनी है लेकिन अच्छी स्पीड से करनी है, यही मकसद है क्लासेस लेने का, यही मकसद है प्रैक्टिस करने का। और फिर इसको आपने रियल लाइफ में भी जब आपने करना है तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आपने करना है। तो हम इन सारे सेक्शंस को नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर आप जो है समझें, और यहाँ मैंने जो 3 कॉलम्स बनाए हैं वो टोटल और एग्जाम्प्ट और उसको नहीं रिप्रेजेंट करे, सिर्फ कमेंट्स के लिए और सेक्शंस को रिप्रेजेंट करे। और कुछ कमेंट्स जो यहाँ मैंने दिए हैं, यही शीट्स जो है आपके साथ भी शेयर होंगी, तो यहाँ आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं पीडीएफ के अंदर। जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चन में आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये जो है ना आपने फिर अपने पास नोट करना है। एवरी ट्यूसडे तो आप इनकम टैक्स के लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं, एवरी वेडनेसडे जो है वो आप सेल्स टैक्स, और फिर थर्सडे को हम मिक्स क्वेश्चंस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के और एफईडी और सर्विस टैक्सेस कर रहे होते हैं। फ्राइडे को हम जो है लाइव मेरे साथ आपकी जूम क्लास होती है, वहाँ स्पेसिफिक सवाल आप नोट्स के हवाले से जो मैंने दिए हैं, फॉर्मेट्स दिए हैं, सेक्शंस की जो बात हुई है, रिटर्न में हमने जो खाने फिल किए हैं, उस सब से आप स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप एनटीआर आप कहेंगे सर वो एफटीआर और वो एग्जेम्प्ट में फिर तो आसान होता है। तो हाँ, आसान तो होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शंस हैं, कौन से स्केड्यूल्स हैं। यहाँ एनटीआर भी कैलकुलेट करें तो है सब कुछ ईजी, सब कुछ आपके सामने लॉ में दिया है। आपने अपने माइंड में इनको अरेंज करना है ताकि बिजनेस इनकम हो, कैपिटल गेन हो। आप जल्दी जल्दी उन सेक्शंस में जाएंगे, वहाँ से आपको जो डेटा दिया होगा वो उठाएंगे, उसमें कुछ ऐड लेस करके उसको ग्रॉस एडजस्टेबल इनकम बनाएंगे, फिर लॉसेस डिडक्टेबल अलाउंसेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम बनेगा, रेट अप्लाई करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले माइनस करेंगे, अगर नहीं होगा तो जाने देंगे। फिर जो आपने कुछ अच्छे काम किए, जैसे नई इंडस्ट्री लगाई है या बच्चों के फ़ी पे की है या घर पर
बैंक से लोन लेके घर बना रहे हैं तो उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे, वो माइनस होंगे टैक्स लाइबिलिटी से। ये क्योंकि बेसिकली ये तो टैक्स है जो ग्रॉस टैक्स है जो आ गया है। अब आपने देखना है कि जो आपसे टैक्सेस कट गए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है सेक्शन 147 के तहत, या आपसे सैलरी पे कटा है, आपसे एक्सपोर्ट पे कटा है, या फिर आपसे टेलीफोन पे आप अपनी गाड़ी का टोकन करा रहे हैं, या कैश विड्रॉल पे कटा है, या 236Y में जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे कोई पेमेंट करते हैं नेटफ्लिक्स की, तो वो टैक्सेस कटे हैं। वो सारे टैक्सेस आप माइनस करते जाएंगे, आखिर में नेट टैक्स लाइबिलिटी अगर रह जाती है तो 137 जो एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी मैंने आपको टैक्स रिटर्न में दिखाई थी वो आ जाएगी। अगर आपने उससे ज़्यादा पे कर दिया तो आपका रिफंड आ जाएगा, जो मैं आपको भी यानी कि नेक्स्ट वीडियो में तो हम लॉ को कंपेयर करेंगे इस शीट के साथ, और उससे नेक्स्ट में हम इनकम टैक्स रिटर्न को मैप करेंगे यहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ। तो होपफुली आपको उसमें टैक्स कंप्यूटेशन, नेक्स्ट टैक्स पेबल, रिफंड वो सब आ जाएगा। जब आपकी टैक्स रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपने पे करना होगा तो फिर आप ऑनलाइन चालान जनरेट करेंगे, उसे पे करेंगे और फिर वो शो हो जाएगा कि हाँ जी पे कर दिया। फिर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जो सेक्शन 114 के तहत होती है, और फिर जो है उसी वक्त, चूँकि हमारे मुल्क में सेल्फ असेसमेंट का तरीका है, तो आपके आयरस में आपके कंप्लीटेड टास्क में ये चली जाएगी। आप रिटर्न फाइल कर लेंगे 114 के तहत, आपने ओपन की होगी डिक्लेरेशन के मेन्यू से और उसको फाइल किया, आपको नोटिस आया होगा, आपने फाइल की होगी, इसी तरह कैलकुलेट की होगी। हमारा फोकस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी है और ज़्यादा कंपनी पे भी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर का इनकम हो या AOP की, इसी तरह आप करेंगे, टैक्स वगैरह पे करेंगे। और फिर आपको FBR की तरफ से एक असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा अंडर सेक्शन 120। यानी ये वो सेक्शन है जो बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये वो प्रोटेक्शन है जो टैक्स पेयर को मिलती है अगर वो टाइम पर और प्रॉपरली, और सिर्फ टैक्स रिटर्न में डेटा नहीं डालना होता, इसके साथ आपको ऑडिटेड अकाउंट्स या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। वो सब जब आप कर लेते हैं, जो सब सेक्शन 114 में लिखा है, सेक्शन 114 में ये भी लिखा है कि किसने रिटर्न फाइल करनी है। कंपनीज़ के लिए लिख रहा है कि अगर उनकी ज़ीरो इनकम भी हो तब भी उन्होंने कंपलसरी है कि रिटर्न फाइल करेंगे। और उसके अलावा इसमें और बहुत सारी बातें लिखी हैं कि वैलिड रिटर्न कौन सी होती है, यानी कौन सी रिटर्न होती है जो बिल्कुल करेक्ट होती है। जब आप वो फाइल करते हैं तो फिर आयरस ऑनलाइन जो पोर्टल है गवर्नमेंट का जिस पर आप फाइल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद आपको एक असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है जो बेसिकली FBR की तरफ से होता है सेक्शन 120 के तहत, और वो आपको बताएगा कि जी आपकी रिटर्न हमने एक्सेप्ट कर ली है, आपने जो इनकम शो की थी, जो डिडक्शंस आपने क्लेम की थी, जो टैक्स रेट अप्लाई किया था, जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके टैक्स क्रेडिट्स माइनस किए थे, और जो टैक्स आपने पे किया था या रिफंड आपने बनाया था, वो हमें एज इट इज़ मंजूर है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। तो इस सेक्शन को भी बड़ी डिटेल में देखें, और अगर कोई डिफिशेंसी रह जाती है तो आपको सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 120 के तहत एक नोटिस आ जाएगा कि ये डिफिशेंसीज हैं जो अब आके 25 साल बाद FBR ने भेजना शुरू किया है लोगों को। क्योंकि पहले जो है ना टैक्स रिटर्न भी सीरियसली फाइल नहीं होती थी और उसकी चेकिंग भी नहीं होती थी। अब उन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिए कि कोई इंसान तो नहीं, सिस्टम खुद चेक करेगा कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या ये मैथमेटिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक आपने की है, या आपने यहाँ ऐसा टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है जो हाँ यानी आपके पास गाड़ी है ही नहीं वेल्थ स्टेटमेंट में, लेकिन आपने टोकन टैक्स पे जो इनकम टैक्स कटा है प्राइवेट व्हीकल का, जो आप हर साल टैक्स टोकन लगवाते हैं गाड़ी का, तो वो आपको इस तरह की बातें बताना शुरू होगी। और AI वगैरह के इस्तेमाल से गवर्नमेंट अब टैक्स फाइलिंग को ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करती है। तो ये सब जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये बहुत रेलेवेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेसेस, और जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, उतनी आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी आपके सिस्टम में, और उतना ज़्यादा आपको कमांड और एक्सपर्टीज चाहिए होंगे। तो आप बेसिकली देख रहे थे इस वीडियो में कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक,
उस पर सेक्शंस कौन से अप्लाई होते हैं, और फिर एट द एंड जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो किस सेक्शन के तहत फाइल होता है, किस सेक्शन के तहत वो फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है। अब जो है अगर आपने कोई गलती ना की हो या आपने कोई फ्रॉड ना किया हो तो इसके बाद अब आपको आपकी टैक्स रिटर्न के बारे में कोई परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी, ना आपका ऑडिट हो। अगर ऑडिट में आ जाता है तो सेपरेट बात है, लेकिन अब टैक्स वाले आपको चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस उनके पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, या ऑडिट करते वक्त सेक्शन 177 के तहत ऑडिट करते वक्त आपने जो आपने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं या जो ऐड बैक किए हैं या जो डिडक्शंस क्लेम किए, उनमें आप उनके पास कोई एविडेंस, लीगल एविडेंस आ जाए, प्रॉपर फैक्चुअल एविडेंस आ जाए, उसके बेस पर फिर वो सेक्शन 122 और सेक्शन 111 और इस तरह उस तरफ जा सकते हैं। तो मैं अब खैर टॉपिक से आगे जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा फोकस है कि हम फरवरी और मार्च में कोर्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें ताकि आप रेडी हो अपनी अटैम्प्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे कि किस तरीके से आप जो हो अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हो फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे स्पेसिफिकली टोटल इनकम, एडजस्टेड इनकम, और फिर उसको आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम में कैसे कन्वर्ट करके, क्योंकि आपको अगर टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन स्पेसिफिक भी और जनरल भी आप क्लेम करोगे तो आप जो है अच्छे तरीके से जो है क्या कहते हैं कर सकोगे, अपने क्लाइंट को या अपने बिजनेस को मैक्सिमम लीगल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकोगे। इसी को टैक्स प्लानिंग कहते हैं, इसी को कुछ हद तक टैक्स अवॉइडेंस भी कहते हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अगर आप एक कंपनी हो और आपका टर्नओवर जो है वो एक सर्टन लिमिट से कम है तो यहाँ टैक्स रेट क्लेम करते वक्त आप 29% जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या स्टैंडर्ड टैक्स रेट है कंपनीज पे, आप स्मॉल कंपनी का 20% क्लेम कर सकते हो अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हो। तो इस तरीके से आप 9% टैक्स सेव कर सकते हो जो लाखों रुपए हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आपने हर स्टेप को और हर सेक्शन को, अच्छा यहाँ टैक्स रेट के आगे सेक्शन जो रेलेवेंट था वो फर्स्ट शेड्यूल था और उसके अलावा और भी स्केड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में मेनली टैक्स रेट्स दिए हुए हैं। इसी तरह टोटल टैक्स लाइबिलिटी जब आप कैलकुलेट करते हो उससे रिलेटेड भी कुछ सेक्शंस हैं, लेकिन ये है कि यहाँ मकसद था कि आप फोकस करें इस डिफरेंस को समझने के लिए, ये जो बिजनेस इनकम और टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी, फिर उसकी फाइलिंग। तो मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं लेक्चर CFAP पेपर 5 CA के, ICAP के और टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी शीट को हम टैक्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आप अभी से, इससे पहले कि मैं आपको नोट्स दूँ और हम आगे अगली दफ़ा जब टैक्स रिटर्न करेंगे तो हम फिर सेक्शन 18, 19, 20, 21 इन सब को देखते जाएंगे और इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते जाऊंगा और आप इसको स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर लाइव क्वेश्चन हो गया, या सबसे आसान तरीका है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जल्दी से आप पूछोगे कि सर सेक्शन 21 क्लॉज ये आप समझाएं, तो मैं फिर इस पूरे जो मैंने सिनेरियो आपके सामने, ये फार्मूला है, लॉ है, इस सारों के हिसाब से टैक्स रिटर्न को यूज़ करते हुए मैं वो भी समझा सकता हूँ। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी फिर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जूम मीटिंग्स में और वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई बन सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।